बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो MTH 5101 कैलकुलस 1 के हम तीसरे लेक्चर में पहुंच चुके हैं, जहां पे हम मॉड्यूल 11 से लेकर 16 तक हम इसको स्टडी करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत से हम कर रहे हैं ये चीज़ें मैनेज, तो आपका भी है कि आप भी पूरा पूरा हमारा साथ दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले इसमें टॉपिक है इक्वेशन का। इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट कंटेन एन इक्वलिटी साइन। ये एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसमें कोई इक्वलिटी का साइन आ जाए, यानी कि इक्वल टू का साइन जिसमें आ जाए वो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। ये देखें, अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। 2x-6 इज़ इक्वल टू ज़ीरो और x² - 5x + 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें x का जो डिग्री है वो 1 है, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें x की पावर जो है वो 2 है हमारे पास। इक्वेशन में बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ इट्स वेरिएबल्स आर ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज़। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इक्वेशन जो है वो, ये जो x है इसमें x जो है वो वेरिएबल है। वो कह रहे हैं कि इक्वेशन जो है वो सारे वैल्यूज़ के लिए भी ट्रू हो सकती है जो वेरिएबल की हम लेंगे। ठीक है, तो कुछ के लिए भी ट्रू हो सकती है। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे कि किसके लिए ट्रू है किसके लिए नहीं ट्रू, ये हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि सॉल्विंग इक्वेशन मीन्स टू फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच इक्वेशन इन इज़ ट्रू। इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है कि उसमें जो मौजूद वेरिएबल होता है ना, हमने उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं, उसके रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं जिसके लिए इक्वेशन ट्रू सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने का सिर्फ यही मतलब होता है कि उसमें जो वेरिएबल हो हम उसको उसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और उन वैल्यूज़ के लिए वो इक्वेशन को ट्रू होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इक्वेशन की टाइप्स, जिसमें सबसे पहले है लीनियर इक्वेशन। अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ फॉर्म ax + b इज़ इक्वल टू ज़ीरो। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल में है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ x है और a और b जो हैं वो हमारे कांस्टेंट्स हैं, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसमें x का जो डिग्री है वो 1 है। तो यहाँ पे a जो है वो शर्त ये है कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हुआ तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, फिर तो b इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। इसका जनरल सोल्यूशन ये होता है कि x की वैल्यू आपने निकालनी है तो प्लस b को उस तरफ ले जाएं माइनस b, और a से डिवाइड कर दें। ये देखें a नीचे डिवाइड हो जाएगा। इट इज़ यूज टू मॉडल मैनी रियल लाइफ कांस्टेंट रिलेशंस। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन जो है वो रियल लाइफ में भी इसका बहुत इस्तेमाल है। ये हमारे जो कांस्टेंट लीनियर रिलेशंस होते हैं उनको ये मॉडल करती है, उनके लिए ये इस्तेमाल होती है। जिस तरह हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी जो हमारे पास होती है वो हमारे पास s/t होती है, तो इसका जो रिलेशन है वेलोसिटी का डिस्टेंस और टाइम के साथ ये लीनियर रिलेशन होता है, तो इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉल्व, यहाँ पे एग्जांपल है, हमने एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। 4x - 12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से 4x इज़ इक्वल टू 12 आ गया, ये उस तरफ चला गया, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, 4 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दूसरी टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर मैक्सिमम 2 हो। अब ये देखें कि यहाँ पे हमने, ये इसकी जर्नल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये जर्नल फॉर्म है, तो इसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो इसको इसलिए क्वाड्रेटिक बोला जाता है। और इसको जो है आपने ज़ीरो, a जो है वो बिल्कुल ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हुआ तो ये फिर सारी टर्म ज़ीरो होगी, तो ये सिर्फ एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन रह जाएगी। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो दो सॉल्यूशंस, मैक्सिमम उसके 2 सॉल्यूशंस आ सकते हैं, 2 वैल्यूज़ उसकी आ सकती हैं, या 1 भी आ सकती है, या कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, या वो कोई इमेजिनरी सॉल्यूशन या कम्प्लेक्स सॉल्यूशन हमारे पास आ सकता है। मैक्सिमम उसके 2 सॉल्यूशन होंगे क्योंकि इसका मैक्सिमम जो डिग्री है वो हमारे पास 2 है, तो इसके 2 सॉल्यूशंस ही मैक्सिमम होंगे, 1 भी होगा और कोई भी नहीं हो सकता रियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम चलते हैं, देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है हमारे पास। एक फैक्टराइजेशन है, अगर हमारे पास फैक्टराइजेशन यानी उसके फैक्टर बनाना इजी हो तो हम उसको फैक्टराइजेशन करेंगे। दूसरा है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, इसके ज़रिए भी हम सॉल्व करते हैं, -b + -b² - 4ac होल स्क्वायर रूट ओवर 2a। तीसरा मेथड है
कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। ये 3 मेथड पूरे हो गए। अब ये जो टर्म है ना स्क्वायर रूट के अंदर, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और डी से मल्टीप्लाई करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, इसका क्या काम होता है, ये किसी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसके जो सॉल्यूशन या उसके जो आंसर्स आते हैं ना, ये उनके नंबर या उनकी नेचर को डिटरमाइन करता है कि ये वो रियल हैं, कम्प्लेक्स हैं, इक्वल हैं, किस तरह के हैं, ठीक है। ये आगे जाके हम लंबी चौड़ी बहस है ये आगे करेंगे। और उनके नंबर्स को भी डिटरमाइन करता है कि इसके कितने रूट्स आएंगे, इस तरह का सीन, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक एग्जांपल है, हमने इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो देखेंगे मैंने आपको बहुत ज़्यादा दफ़ा ये फैक्टराइजेशन बताई है कि आपने ये जो चीज़ होती है इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसके हमने फैक्टर्स बनाने होते हैं। इस तरह के फैक्टर्स के उनको जमा या तफरीक करें तो -4x बने, और उनको अगर ज़रब दे तो +3 बने। तो ये देखें मैंने इसके -3 और -1 ले लिए हैं, ठीक है। तो मैंने इनको x के साथ लिख दिया है। तो इस चीज़ को अलहदा कर लें, इतनी चीज़ को और इतनी चीज़ को अलहदा, इसमें से x कामन आ जाएगा, ठीक है। जब x कामन आ जाएगा तो ये देखें यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। -1 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो ये x इंटू एक्स और -1 को इकट्ठा कर दें और इनमें से कोई एक चीज़ उठा लें। ये x-1 इंटू एक्स माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर 1 और x बराबर 3 आ गया, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई करती है। सबसे पहले 1 इस इक्वेशन में पुट करें। जब 1 पुट करेंगे तो ये -3 + 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0 के बराबर ये हमारी सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन। तो नेक्स्ट इक्वेशन एग्जांपल 2 पे चलते हैं। इसमें हमने फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करना है। फार्मूले के लिए हमें a, b, c की वैल्यूज़ चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर वाली जो है वो a होती है, और b जो है वो हमारे पास 3 है यहाँ पे, c हमारे पास -5 है, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास होता है -b, उसकी जगह पे 3 रखा तो -3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर b का स्क्वायर -4 इंटू 2a और -5 आ गया c की जगह पे। नीचे 2 इंटू 2a हमारा आ गया। -3 प्लस माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 49 आएगा, ओवर 4 आ जाएगा। तो ये -3 प्लस माइनस 7 आ जाएगा ओवर 4। अब इसको एक दफ़ा प्लस लेकर और एक दफ़ा माइनस लेकर हल करेंगे तो ये हमारे पास 4/4 x की वैल्यू 1 आएगी, और दूसरी हमारे पास -5/2 आएगी जब माइनस लेकर इसको हल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम इसे करते हैं कि यूज़ फॉर रियल वर्ल्ड मॉडल लाइक, ये जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, जो कि हमारे पास जब हम गेंद ऊपर को फेंकते हैं उसकी मोशन प्रोजेक्टाइल होती है, जो रॉकेट्स होते हैं उनकी मोशन प्रोजेक्टाइल होती है। तो उनको ये मॉडल करने के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो बहुत ज़्यादा कारआमद है, ठीक है। अब हम इनके दोनों के लीनियर और क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स देखते हैं, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ये 4x - 12 इज़ इक्वल टू 0। तो ये देखें इसका ये x इंटरसेप्ट ये आ गया। तो ये x एक्सिस को 3 पे कट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि इसका x की वैल्यू 3 आएगी। इसका जो एक सोल्यूशन आएगा ना वो x इज़ इक्वल टू 3 आया था ना, आपने चेक किया था। तो देखें कि ये x को 3 पे, x एक्सिस को 3 पे कट कर रही है। यही चीज़ इसका सोल्यूशन भी होता है। सेम इसी तरह ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला ग्राफ होता है। तो ये इसके सोल्यूशन आए थे 1 और 3। देखें ये x एक्सिस को 1 और 3 पर कट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 और 3 इसके क्या हैं, सोल्यूशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस। अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस को देखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर मेजर्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या करती है, वो किसी भी नंबर का डिस्टेंस मेजर करती है 0 से लेकर 0 से, ठीक है। किसी भी नंबर का जो डिस्टेंस मेजर करती है वो नंबर लाइन पर वो एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर करती है, ठीक है। ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इसकी वैल्यू हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है, यानी कि नॉन नेगेटिव होती है। जनरली हम अगर x का मॉड है तो वो हमारे पास a के बराबर होगा, और a जो है हमारा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास x का मॉड a के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि या तो x जो है वो a के बराबर है, या फिर x जो है वो -a के बराबर है, ठीक है। डिस्टेंस आपने याद रखना है कि डिस्टेंस मेरा हमेशा पॉजिटिव होता है। वो आप चाहे रियल लाइन, ये अगर रियल लाइन है ये वाली हमारे पास 0 है, चाहे आप 3 यूनिट्स इस तरफ अगर चले जाएं -3 की तरफ तो आपका डिस्टेंस तो 3 यूनिट्स ही होगा, ठीक है। ये इधर चले जाएं तो आपका डिस्टेंस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी एक डिस्टेंस फंक्शन है, ठीक है। ये कोई भी अगर आपके पास माइनस वाली भी वैल्यू आएगी ना, ये उसको भी प्लस कर देगी। ये देखें यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि x आपका या तो a हो सकता है या -a हो सकता है, ठीक है। जब वो इसमें अंदर जाएगा, इसमें x की वैल्यू में
मॉड में, तो माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ ए इज़ लेस दैन 0 देन नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। देखें कि ए जो अगर हमारे पास लेस दैन 0 है, यानी कि नेगेटिव नंबर की तो कोई जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए उनका कोई भी सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, जब हमारा ए जो है वो लेस दैन 0 होगा। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, हम इसको सॉल्व करते हैं। x-5 होल एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 3 है। तो देखें कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये अगर x का मॉड है वो a के बराबर है, तो हम इसको x के बराबर x इज इक्वल टू a लिखेंगे, फिर x इज इक्वल टू -a। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी, ये देखें। अब x की जगह पे x-5 है, तो इसको हमने पहले 3 के बराबर लिखा, या x-5 -3 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से x इज इक्वल टू 8 और या x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये फंक्शन हो एब्सोल्यूट वैल्यू का, तो हम 5 पे अगर खड़े हैं ना, तो इस फंक्शन की मदद से हम या तो 8 की तरफ 8 पे चले जाएंगे या हम 2 पे चले जाएंगे। ये एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच कंटेन्स ग्रेटर दैन, लेस दैन आर इक्वल टू, या ग्रेटर देन आर इक्वल टू अ साइन फ्राम वन ऑफ दैम, ठीक है। इन चारों साइंस में से कोई भी अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट कोई इसको कंटेन करता है, इन चारों साइंस में से कोई एक भी अगर कंटेन करता है, तो उसको हम मैथमेटिकल इनइक्वालिटी बोलते हैं। ये देखें, ए इज़ लेस दैन बी, इसको पढ़ते हैं। ए इज़ लेस दैन आर इक्वल टू बी, ये नीचे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। और ये पढ़ते हैं ए ग्रेटर दैन बी, ठीक है, ये वाला। और ए इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू बी, ठीक है। ये मैंने सारी नोटेशन जो है वो आपको बता दी है कि इनको स्टडी किस तरह करते हैं, पढ़ते किस तरह हैं। और अगर हम ए और बी की बात करें, तो वो नंबर्स भी हो सकते हैं। कोई नंबर किसी नंबर से बड़ा, छोटा, इस तरह लेस दैन, ग्रेटर दैन, ये नंबर्स भी हो सकते हैं, या वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रूल्स हैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। तो ये इसमें जो है हम इक्वेशंस की तरह नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों तरफ कर सकते हैं। हमने जिस तरह इक्वेशन में करते हैं ना, कि अगर एक नंबर एक साइड पे जमा किया है, तो दूसरी साइड पे भी जमा करेंगे सेम नंबर, ये काम हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पे आता है, वो ये आता है कि जब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ना, तो इनइक्वालिटी अगर ग्रेटर देन होगी तो वो लेस देन बन जाएगी, अगर लेस देन होगी तो वो ग्रेटर देन, यानी कि इनइक्वालिटी जो है ना वो चेंज हो जाएगी। आपने याद रखना है कि जब भी आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है नेगेटिव नंबर से, तो इनइक्वालिटी जो है चेंज हो जाएगी। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास इनइक्वालिटी है -2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। सबसे पहले हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करती होती है, सब हमने x को हमने फाइंड आउट करना होता है। तो क्या करेंगे, -2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ये देखें, -2 से डिवाइड किया, ये कट गया, ये चीज़ यहाँ पे x रह गया। अब देखेंगे हमने पहले ग्रेटर देन आर इक्वल टू थी ना, हमने माइनस वाले नंबर से डिवाइड किया, तो ये लेस देन आर इक्वल टू बन गई, ठीक है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू में चेंज होगी, ये +6 था तो नीचे -2 आ गया, ठीक है। तो ये x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -3 आ गया, यहाँ से x बचा, यहाँ से -3 बचा। तो इसका मतलब ये था कि x जो है वो लेस देन आर इक्वल टू -3 आ गया। तो इक्वल टू का साइन आ गया, तो इसका मतलब इसमें -3 जो है वो शामिल होगा, तो इसलिए इसके ऊपर बड़ी ब्रैकेट लग गई। और -3 से छोटे जितने नंबर अप टू -इन्फिनिटी तक इसमें x की वैल्यूज़ में आएंगे, ठीक है। तो ये -इन्फिनिटी पे तो आपको पता है कि छोटी ब्रैकेट लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर एग्जांपल के 3x - 2 लेस देन 1। तो यहाँ से हमने x को निकालना है, सबसे पहले -2 को ख़त्म करेंगे, तो दोनों तरफ +2 ऐड कर दें, यहाँ पे भी ऐड कर दें +2, यहाँ पे भी। तो ये -2 +2 कट जाएंगे, इधर सिर्फ 3x रह जाएगा, 1 + 2 इधर 3 हो जाएगा। तो देखेंगे हमने एक पॉजिटिव नंबर ऐड किया है, पॉजिटिव नंबर के ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई मसला नहीं होता। ये देखें, हमने इनइक्वालिटी को वैसे ही रहने दिया। तो यहाँ से दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 से डिवाइड करने पर 3 से कट गया, 3 से कट गया, तो x हमारा लेस देन 1 आ गया। तो देखेंगे यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसका मतलब कि 1 भी इसमें शामिल नहीं होगा। ये 1 पे भी छोटी ब्रैकेट आ जाएगी, 1 से छोटे -इन्फिनिटी तक सारे नंबर x की वैल्यूज़ में आएंगे। तो ये इसका इंटरवल नोटेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास एक और इनइक्वालिटी है, 3 - 7x लेस देन आर इक्वल ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10x - 4। इसमें क्या करेंगे कि x वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाएंगे और x के बगैर वाली को एक साइड पे। ये 13 है, 13 को इधर ही रहने दें, ये -4 को उठा के +4 इधर ले आए, ठीक है।
ग्रेटर देन आर इक्वल टू वैसे ही रहेगा। ये 10x था इधर, ये -7x को उठा के उधर ले जाएं तो ये +7x हो गया, यहाँ पे 17 हो गया, यहाँ पे भी 17x हो गया। इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी क्योंकि हमने कौन सा किसी माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है। तो देखेंगे दोनों तरफ 17 से हमने डिवाइड किया, पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी। तो यहाँ से डिवाइड किया, 17 कट गया, 1 आ गया, यहाँ से भी x रह गया 17 से डिवाइड करने से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 1, या इसको हम दूसरी तरफ से करके लिखें तो x इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 1। आप चाहे x को पहले लिख लें चाहे बाद में लिख लें, लेकिन इनइक्वालिटी का मतलब वही रहना चाहिए। इधर भी x जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू 1 है और इधर भी x भी लेस दैन आर इक्वल टू 1 है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x से सारे x और x से सारे छोटे नंबर से x की वैल्यू होगी 1 से सारे 1 और 1 से सारे छोटे नंबर जो हैं वो इसमें आएंगे। तो इंटरवल नोटेशन में मैंने लिख दिया 1 के गिर्द बड़ी ब्रैकेट आ गई क्योंकि ये देखें इक्वल टू का साइन आ गया, और -इन्फिनिटी जो है यानी कि 1 और 1 से सारे छोटे नंबर इसमें आ जाएंगे क्योंकि x जो है वो लेस दैन आर इक्वल टू है ना, तो लेस दैन में सारे नंबर छोटे जो 1 से हैं वो भी आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड इनइक्वालिटी। कंपाउंड इनइक्वालिटी क्या होती है? इट लिंक्स टू इनइक्वालिटीज़ विद एंड और ठीक है, ये दो इनइक्वालिटीज़ को इकट्ठा कर देता है विद द हेल्प ऑफ एंड या आर। ठीक है, या तो उसमें एंड होगा या उसमें आर होगा। ठीक है, ये हम देख सकते हैं कि कौन सी में एंड होगा और कौन सी में आर होगा, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखें, इसकी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि साल 2x + 2 लेस दैन 6, 2x + 2 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 3। ये देखें यहाँ पे एक इनइक्वालिटी ये बन गई और एक इनइक्वालिटी ये वाली बन गई। ठीक है, ये देखें इस तरह करके दो इनइक्वालिटीज़ यहाँ पे है, तो आप दोनों को इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं, अलग-अलग कर लें तो आपके लिए बेहतर है। ये देखें मैंने एक इनइक्वालिटी बनाती 2x + 2 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 3 आ गया। ये देखें ये बन गई 2x + 2 लेस दैन 6 आ गया, तो ये मैंने दूसरी बना दी और दरमियान में इनके एंड है। तो देखेंगे हमने सबसे पहले क्या करना है कि 2x यानी कि x को निकालना है ना, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे -2 कर देंगे। यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2, ये कट गया। ठीक है, ये कट गया, इधर 2x रह गया। जहाँ पे जब 3 - 2 हुआ तो 1 जवाब आ गया। तो यहाँ से हमारे पास x क्या आ गया, 2 को उठा के उधर ले जाएं 1/2। इसका मतलब ये है कि x हमारा जो है वो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, और यहाँ से आप इसको हल करते हैं 2x + 2 लेस दैन 6 है, तो यहाँ से दोनों तरफ -2 करें तो ये हमारा 2x इधर 4 रह जाएगा, +2 -2 से कट जाएगा, इधर 4 रह जाएगा और x हमारा लेस दैन हो जाएगा 2 से, क्योंकि दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से x लेस दैन 2 आया, यहाँ से x जो है वो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1/2 आया। तो यहाँ पे क्या मतलब हमने बना दिया कि इसको और इसको हमने अब कंबाइन कर दिया। तो ये देखें x इज़ लेस दैन 2 ये वाला पार्ट हो गया, x इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2 ये वाली चीज़ ये वाली आ गई। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे चलते हैं अब इंटरवल नोटेशन में 1/2 के साथ इक्वल टू का साइन है, तो ये इसमें बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी। x जो है वो लेस दैन 2 है, तो 2 के साथ ब्रैकेट नहीं है, तो सिर्फ छोटी ब्रैकेट आ जाएगी। यानी कि इन दो नंबर्स के दरमियान आप कोई भी नंबर डालेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगी इनइक्वालिटी। नेक्स्ट हम चलते हैं एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज़। एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी इनइक्वालिटीज़ जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आ जाएं। देखेंगे इसमें हमारे पास दो टाइप होंगी, ग्रेटर दैन टाइप और एक लेस दैन टाइप। ग्रेटर दैन टाइप का क्या मतलब है कि जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ग्रेटर दैन a है, तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे? इसके हम दो केस बनाएंगे कि x इज़ ग्रेटर दैन a या और x इज़ लेस दैन -a। जब ग्रेटर दैन का केस आएगा तो हम इसको इस तरह ओपन करेंगे कि x इज़ ग्रेटर दैन a या x इज़ लेस दैन -a। जब लेस दैन वाली इनइक्वालिटी आएगी तो हम इसको इस तरह कंपाउंड इनइक्वालिटी में लिख लेंगे कि यानी x मॉड जब लेस दैन a होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, x इज़ ग्रेटर दैन -a एंड x इज़ लेस दैन a। इसमें हम एंड वाली कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, इसमें और वाली करेंगे, इसमें एंड वाली करेंगे। x इज़ ग्रेटर दैन -a, x इज़ लेस दैन +a। ठीक है, ट्रांसलेट टू 2 लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि इनको आप दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ में चेंज कर लेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज़ डिस्क्राइब्स रेंजेस अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, जो एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज़ होती हैं ना, वो किसी भी नंबर के किसी भी सेंट्रल पॉइंट के गिर्द जो वैल्यूज़ होती हैं ना, इस तरह करके ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, तो इसके इर्द गिर्द जो इनइक्वालिटी की वैल्यूज़ होती हैं या रेंज होती है इनइक्वालिटी की, वो बताती हैं। ठीक है, किसी सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द।
अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट हम इसकी एक एप्लीकेशन देखते हैं रियल लाइफ में टेम्परेचर के हवाले से, कि टेम्परेचर किसी जगह का मस्ट बी विद इन 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ रिप्रेजेंटेड बाई। ठीक है, अगर हमारे पास कोई टेम्परेचर की वैल्यूज़ दी हों कि मतलब एक उसकी वैल्यू 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो और एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में इस तरह लिख सकते हैं कि टी माइनस जो बड़ा टेम्परेचर होगा वो आ जाएगा। ठीक है, ये देखें टी माइनस जो बड़ा टेम्परेचर हो जाएगा वो आ जाएगा, और साथ लेस दैन आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हम एक और एग्जांपल इसकी सॉल्व करते हैं। तो ये देखें 2x + 1 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 है, तो इस पे ग्रेटर देन वाला जो है वो रूल लगाएं, और r इनके दरमियान r आएगा, दो इनइक्वालिटीज़ के दरमियान r आएगा, ये वाला रूल लगाएं, x इज़ ग्रेटर देन a। तो इसको हम लिखते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 5। ये देखें, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे 2x + 1 है, तो 2x + 1 इज़ ग्रेटर देन 5 या 2x + 1 इज़ लेस देन -5। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले पेज पे बता दिया है कि अगर इनइक्वालिटी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन a है तो हम उसको इस तरह ओपन करेंगे कि ग्रेटर देन a या लेस देन -a। ठीक है, ये हमने वो लगा दिया, यहाँ पे a की जगह पे 5 है। ठीक है, ये देखें। अब हम देखते हैं कि 2x, अब +1 ख़त्म करें, दोनों तरफ -1 कर दें तो 2x ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया कि +1 को ख़त्म करना है, दोनों तरफ -1 करेंगे, 2x इज़ लेस देन -6 आ जाएगा। जब यहाँ पे -1 करेंगे ना तो ये -6 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से x हमारा दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें, x हमारा ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, और ये हमारा x इज़ लेस देन -3 आ जाएगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें इनको। ठीक है, x इज़ लेस देन -3 आ जाएगा। तो इसकी इंटरवल रेंज देखते हैं कि अगर हमारे पास -3 ये है और 2 ये है, तो देखें कि ये इस तरफ को जाएगा, 2 से x की वैल्यूज़ 2 से ग्रेटर हैं, 2 शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ग्रेट इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है, 2 और -3 शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यूज़ 2 से ग्रेटर है, यानी कि यहाँ से लेकर 2 शामिल नहीं होगा, इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये सारी वैल्यूज़ को अटेन करेगा। x इज़ लेस देन -3, लेस देन -3 का मतलब है कि -3 शामिल नहीं है, लेकिन -3 से सारी छोटी वैल्यूज़ अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, इस तरफ को यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो मैंने तीर दोनों तरफ बनाए हैं इनका मतलब यही है कि -3 से लेफ़्ट की तरफ जितनी वैल्यूज़ हैं छोटी, वो सारी ये x इज़ लेस देन 3 कवर करेगा, तो x इज़ ग्रेटर देन 2 जो है वो इस तरफ को कवर करेगा, इस तरफ को। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और एग्जांपल है x -3 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 4। अब ये देखें कि ये हमारे पास ये वाला केस आ गया लेस देन a वाला, तो इसको हम कैसे, इसको हम कंपाउंड इनइक्वालिटी में तोड़ते हैं। ठीक है, x इज़ लेस देन a जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन a हमारे पास, इसको हम इस तरह तोड़ते हैं कि x -3 लेस देन 4, x -3 ग्रेटर देन -4। यहाँ पे x की जगह पे x -3 है, तो ये हमने x -3 लगा दिया। अब -3 ख़त्म करना है, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी x के साथ जो चीज़ है ना वो ख़त्म करनी होती है, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों तरफ +3 कर दें, ये देखें +3 कर दिया, तो यहाँ से x जो है वो अकेला रह गया, -3 कट गया, तो 4 + 3 7 आ गया, यहाँ से -1 आ गया, -4 + 1 -1 आ गया। अब x जो है वो लेस देन 7 आ गया, x ग्रेटर देन -1 आ गया, तो इसका ओपन इंटरवल बनेगा -1 और 7 के दरमियान तमाम एलिमेंट्स, लेकिन -1 और 7 जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे। ये देखें मैंने इन पर ओपन सर्कल लगा दिया, ये -1 और 7 पर, और इनके दरमियान सारे एलिमेंट्स ये वाले आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम एक रिटर्न, ये हमारे पास है रियल लाइफ प्रॉब्लम के सपोज अ रिटर्न आर मस्ट बी विद इन। कोई रिटर्न है हमारा प्रॉफिट पर, तो वो कितना होना चाहिए, वो $200 ऑफ $600। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इनइक्वालिटी जब हमने बनानी है तो रिटर्न को हमने आर से रिप्रेजेंट किया है, आर माइनस बड़ी वैल्यू इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, जिस तरह हमने वो टेम्परेचर वाले में किया था, आर माइनस बड़ी वैल्यू ये है, लेस देन आर इक्वल टू 200। तो इसको हम क्या करेंगे, ये देखें, अब वो वाली लगाएं इसको लेस देन वाली इनइक्वालिटी ना, तो r -600 लेस देन आर इक्वल टू 200 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -200। ठीक है, इसको ये वाली इनइक्वालिटी लगाएं। ठीक है, तो ये हमने लगा दी है, तो यहाँ से हमने दोनों तरफ +600 हमने ऐड किया दोनों तरफ, ये 600 कट गया, तो r हमारा आ गया, यहाँ पे 200 + 600 800 आ गया, तो यहाँ पे +400 आ गया। तो इसका मतलब है कि जो रिटर्न वैल्यू है वो रहनी चाहिए 400 और 800 के दरमियान में। ठीक है, ये दोनों नंबर भी शामिल होंगे क्योंकि इन पर मैंने बड़ी ब्रैकेट्स लगा दी हैं। ये देखें, इनमें इक्वल टू का साइन भी आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही अहम टॉपिक है फंक्शंस के रिलेटेड। फंक्शन जो है वो कैलकुलस का हम पढ़ रहे हैं, तो इसकी जो है वो बुनियाद है फंक्शंस।
ठीक है, हम यहाँ पे फंक्शंस के ग्राफ पढ़ेंगे, डोमेन और रेंज पढ़ेंगे, फंक्शन क्या चीज़ है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं फंक्शन के बारे में बता दूं कि फंक्शन एक जस्ट लाइक अ मशीन है। जिस तरह के मशीन में हम कोई इनपुट डालते हैं ना, कोई चीज़ डालते हैं तो वो मशीन उस पर प्रोसेस करके हमें आउटपुट देती है, तो सेम फंक्शन भी यही काम करता है। फंक्शन में हम कोई इनपुट डालते हैं, वो जो फंक्शन होता है वो उस पर अपना प्रोसेस करता है और हमें एक आउटपुट दे देता है। ये सिंपल लफ्ज़ों में इसकी डेफिनेशन है फंक्शन की। अब हम मैथमेटिकल पढ़ते हैं कि ए फंक्शन y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसको हम पढ़ते कैसे हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, y इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स इज़ अ रूल आर मैपिंग। ये एक रूल है या मैपिंग है जो क्या करता है, जो कि ईच एलिमेंट एक्स, एक सेट के तमाम एलिमेंट्स जो कि एक्स हैं, ऐसे सेट को हम डोमेन कहते हैं। जिस सेट में से हम एक्स एलिमेंट्स ले रहे हैं ना, उस सेट को हम डोमेन सेट कहेंगे। ठीक है, डोमेन सेट के तमाम एलिमेंट्स को किसी दूसरे सेट का जो वाई एलिमेंट होगा ना, उस पर ये मैप करेगा। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में अगर हमारे पास एक सेट, ये देखें एक सेट, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसमें ए बी सी है। तो ये देखें, ये एक एलिमेंट को उठाता है, इसमें मैप कर देता है। यानी कि हम एक इनपुट लेते हैं, जब फंक्शन दरमियान में फंक्शन होता है वो इस पर अप्लाई करता है, तो फिर हमें आउटपुट मिलती है बी वैल्यू में। ठीक है, ये हमारे पास डोमेन सेट होता है, इसको हम को डोमेन सेट कहते हैं। और जिन जिन नंबर्स पर ये मैप हो जाता है ना, उन पर हम क्या करते हैं कि ये हमारा रेंज हो गई। जिन नंबर्स को ये मतलब मैप कर जाता है ना, जो आउटपुट में, फंक्शन की आउटपुट में जो नंबर आ जाते हैं, उनको हम फंक्शन की रेंज बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है कि सेट ए से एक एलिमेंट लेता है और उसको सेट बी में जो है वो मैप कर देता है, यानी कि उसको किसी दूसरे सेट बी में जाके मिला देता है। लेकिन आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी हमें यहाँ पे जो है वो कोई वैल्यू ना मिले, जो यहाँ पे मैप ना हो कहीं पे जाके। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी मशीन में इनपुट डालें और वो कोई हमें आउटपुट ही ना दे। ये सेट जो है वो इनपुट्स का सेट है, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स की मैपिंग जो है ना वो इस सेट में मौजूद होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन होगा। अगर अदरवाइज़ वो फंक्शन नहीं होगा। अगर एक भी एलिमेंट की यहाँ पे मैपिंग नहीं हो रही सेट ए की, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये देखें, मैंने ये सेट जो है वो को डोमेन का होगा, ये सेट जो है वो डोमेन का होगा। और जो ये देखें, यहाँ पे अगर ए और बी पे एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं ना, ये देखें सिर्फ 2 एलिमेंट्स पे अगर मैप हो रहे हैं यहाँ के एलिमेंट्स, तो इसको हम बोल देंगे, ए और बी को हम रेंज बोल देंगे इस फंक्शन की। ठीक है, तो एक्स को हम एज ए इनपुट लेंगे, वो वाई में हम डालेंगे। ठीक है, वाई जो है हमारा फंक्शन है, एज ए मशीन काम करेगा, तो आउटपुट हमें वाई मतलब के एज ए वाई मिलेगी। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा फंक्शन का कॉन्सेप्ट। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन भी जो है वो एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। रिलेशन में कोई भी आप ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई की शक्ल के रख देना, तो वो उनका एक सेट है। ठीक है, कोई भी आप ऑर्डर पेयर ले सकते हैं, इसमें आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ये लेना है ये नहीं लेना। ठीक है, रिलेशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन फंक्शन जो है ना, फंक्शन हमारे पास नो इनपुट हैज़ मोर देन वन आउटपुट। फंक्शन में ऐसे रिलेशंस होते हैं, फंक्शन हम उस रिलेशन को कहते हैं जिसमें नो इनपुट हैज़ मोर देन वन आउटपुट। ठीक है, यानी कि अगर इनपुट के 2 वैल्यू आउटपुट्स आ गए, ठीक है, एक इनपुट के 2 आउटपुट्स अगर आ गए, तो फिर वो फंक्शन नहीं रहेगा, फिर वो रिलेशन ही रहेगा। ठीक है, हम ऐसे रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे कि अगर हमारे पास एक इनपुट है तो उसकी आउटपुट भी एक ही आए। अगर इनपुट एक है और आउटपुट 2 आ गई, तो फिर हम उस रिलेशन को फंक्शन नहीं कहेंगे। बेसिकली जो फंक्शन होता है वो भी एक रिलेशन का स्पेशल केस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि ए स्टूडेंट कैन हैव सेवरल फेवरेट कलर्स। एक स्टूडेंट के बहुत से फेवरेट कलर्स हो सकते हैं, जैसा कि स्टूडेंट एक लाइक करता है ब्लू और ग्रीन कलर को। तो देखें कि यहाँ पे इनपुट एक है, स्टूडेंट हमारा एक है, लेकिन आउटपुट्स क्या आ रही हैं, 2 आ रही हैं, ब्लू और ग्रीन। तो इसका मतलब है ये एक रिलेशन तो होगा, लेकिन ये एक फंक्शन कभी भी नहीं होगा। फंक्शन के लिए एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 आउटपुट आ गई हैं, तो ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। अब हम यहाँ पे एक फ़ंक्शन की मिसाल देखते हैं कि फ़ंक्शन कैसे होगा। कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की आप बात करते हैं, तो हर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है उसकी एक यूनिक आईडी होगी। तो देखें कि यहाँ पे एक ही स्टूडेंट है और उसकी एक ही आईडी है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक फ़ंक्शन हुआ, यानी कि एक इनपुट के बदले हमें एक ही आउटपुट मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये फ़ंक्शन होगा। लेकिन एक नोट आप याद रखें कि 2 इनपुट्स का एक आउटपुट हो सकता है। 2 इनपुट्स की एक आउटपुट हो सकती है, लेकिन
एक आउटपुट, एक इनपुट की 2 आउटपुट नहीं होंगी। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि एक जो इनपुट है उसकी 2 आउटपुट्स कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन जो है वो 2 इनपुट्स हैं, अगर उनकी सेम आउटपुट हो सकती है। ये मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि कैसे। ये देखें कुछ फंक्शंस की टाइप है 1 to 1। ये हमारे पास फंक्शन है f of x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 डालेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो देखें कि हम एक ही वैल्यू डाल रहे हैं और एक ही हमें आउटपुट मिल रही है। ये देखें हमने 1 डाला तो 2 मिल गया, 2 डाला तो 3 मिल गया, 3 डाला तो 4 मिल गया। ये एक फंक्शन भी है और ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है कि यानी एक इनपुट के लिए एक आउटपुट। अब देखें जो मैंने आपको बताया था कि एक 2 इनपुट के लिए एक आउटपुट हो सकती है, यानी कि 2 अगर हमारे पास अलग-अलग इनपुट्स हैं तो हमारे पास फंक्शन में एक आउटपुट उनकी हो सकती है। जैसे कि हमारा फंक्शन f ऑफ x जो है वो x स्क्वायर के बराबर है। अगर हमारा फंक्शन x स्क्वायर के बराबर है तो देखेंगे अगर हम इसमें 2 डालें या -2 डालें, 2 डालें या -2 डालें, इसकी आउटपुट तो सेम 4 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि 2 इनपुट्स के लिए एक आउटपुट हो सकती है, फिर भी ये हमारा फंक्शन रहेगा और इसको हम मैनी टू वन फंक्शन कहते हैं। यानी कि यहाँ से मैनी इनपुट्स को हमने एक आउटपुट पे मैप कर दिया। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि एक इनपुट डाली है और 2 आउटपुट मिल जाएं, वो फंक्शन नहीं होगा। ये देखें मैंने नॉट अ फंक्शन, यहाँ पे क्या हुआ है कि 0 तो 0 से मिल रहा है, लेकिन 1 जो है वो -1 से भी मिल रहा है, ठीक है। और बल्कि ये जो 4 है, 4 जो है वो 0 से मिल रहा है और -2 पे से मिल रहा है। 4 को हम जब किसी फंक्शन में डालेंगे तो भाई 2 आउटपुट्स कैसे आ सकती हैं, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। जो हमारे पास 2 इनपुट्स हैं उनकी एक आउटपुट आ सकती है, लेकिन 2 जो है हमारे पास क्या होगा कि एक इनपुट की 2 आउटपुट्स कभी नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसकी मिसाल हमारे पास इस तरह भी हो सकती है कि एक जो वालिद है ना, वो तो ये कह सकता है कि मेरे 2 बेटे हैं, ठीक है। यानी कि वालिद जो है वो इनपुट है तो आउटपुट उसकी बेटे हैं, तो एक बेटा नहीं कह सकता कि मेरे 2 वालिद हैं, ठीक है। यानी कि एक आउटपुट नहीं कह सकती कि मेरी 2 इनपुट्स हैं, ठीक है। आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। तो चलिए इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शन को हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, अभी ख़त्म करते हैं, लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है। इफ़ एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है तो हमने एफ ऑफ 0 फाइंड करना है और एफ ऑफ 2 फाइंड करना है। सिंपल, आप जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पे पहले 0 पुट करें। ये देखें मैंने 0 पुट किया तो 3 आंसर आया। अब 2 पुट करें तो हमारे पास 1 आएगा। इसको आप प्लस माइनस आप सारा कुछ कर सकते हैं, इतनी जोगे हैं आप, ठीक है। ये 2 × 2 स्क्वायर, 2 सिर्फ पुट करना है। जहाँ पे x है पहले 0 पुट करें फिर 2 पुट कर दें और 2 हमारे पास जवाब आ जाएंगे। दे कैन रिप्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म ई.जी. अलजेब्राइक टेबल्स, ग्राफ्स एंड वर्बल रूल्स। फंक्शंस को हम डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलजेब्राइक टेबल्स, ग्राफ्स और वर्बल रूल्स के साथ भी हम इनको। अब हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है और हमने एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना है। सिंपल, आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे एक्स है पहले के लिए ए प्लस एच पुट कर दें एक्स की जगह पे, दूसरे के लिए सिर्फ ए पुट कर दें। ये देखें मैंने दूसरे के लिए सॉल्व कर दिया, पहले के लिए भी कर दिया, इसको आपने खुद देखना है। सिर्फ इसको आपने a जमा बी वाला होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे खोला, 3 को अंदर मल्टीप्लाई, यानी जहाँ पे x था ना वहाँ पे हमने इसके लिए a प्लस एच पुट कर दिया और जहाँ पे a था, जहाँ पे a के लिए हमने जहाँ पे x था वहाँ पे a पुट कर दिया। ये दूसरा हल हो गया, ये पहला हल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले फिजिक्स में जैसे भी हम कोई बाल ऊपर फेंकते हैं तो ये भी एक फंक्शन बनता है। किस चीज़ का फंक्शन बनता है? हाइट का फंक्शन बनता है। हाइट जो है वो टाइम के साथ चेंज होती है। ये देखें, ये मैंने एच ऑफ टी का क्या मतलब है कि एच जो है वो टी का फंक्शन है, यानी हाइट जो है वो टी का फंक्शन है। इसमें हमारी इनपुट जो होती है वो टाइम होती है। जब हम यहाँ पे इनपुट को चेंज करते हैं तो हमारी हाइट चेंज हो जाती है, ठीक है। आउटपुट हमारी हाइट होती है। इसी तरह इकोनॉमिक्स में हमारे पास रेवेन्यू मॉडल एक फंक्शन है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास R ऑफ Q इज इक्वल टू 50Q। इसमें इनपुट जो होते हैं वो हमारे पास क्या होता है कि जितने आपने चीज़ों के यूनिट्स सोल्ड किए हैं, और आउटपुट हमारे पास रेवेन्यू आता है, जो हमने प्रॉफिट किया है या पैसे कमाए हैं वो हमारे पास आता है, ठीक है। बायोलॉजी में हमारे पास होती है पॉपुलेशन ग्रोथ, कि कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है उसकी पॉपुलेशन किस तरह ग्रोथ कर रही है टाइम के साथ। तो इसमें भी हमारे पास इनपुट जो है वो यहाँ पे हम टाइम की जगह पे डालते हैं और वहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ या उसका ग्रोथ रेट जो है वो हमारे पास हासिल हो जाता है, ठीक है, टाइम के साथ, कि वो टाइम के साथ कितना चेंज हुआ है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डोमेन और रेंज की। डोमेन और रेंज का मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पहले भी दे दिया कि जो पहला सेट होता है जिसके एलिमेंट्स को हमने मैप करवाना होता है उसको हम डोमेन कहते हैं। दिस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स, ठीक है। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जो
ये होता है ना क्या नाम है, सेट ऑफ डोमेन। डोमेन सेट ऐसे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, वो तमाम एलिमेंट्स जो हम फंक्शन में डाल सकते हैं एज ए इनपुट, वो हमारे पास डोमेन के सेट में एलिमेंट्स आएंगे। और सिर्फ आपने ख्याल ये रखना है कि आपका फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड ना हो वो एलिमेंट डालने से, या कम्प्लेक्स ना बने। दो शराइत आपने याद रखनी है, आप डोमेन में तमाम वैल्यूज़ ले सकते हैं, तमाम इनपुट्स आ सकती हैं, लेकिन सिवाय उनके कि जिनके लिए फंक्शन जो है वो मतलब अनडिफाइन ना हो या कम्प्लेक्स ना बन जाए। ठीक है, ये दो आपने डोमेन के लिए याद रखनी है। कोड डोमेन क्या होती है? कोड डोमेन मैंने आपको बताया था कि ये पूरा सेट जो होता है ना, जिसके लिए हम जो है जिसमें हमारी रेंज ने लाई करना होता है। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। ठीक है, जो पॉसिबल तमाम पॉसिबल आउटपुट्स का सेट जो होता है ना, हम उसको जो है ना वो कोड डोमेन कह देते हैं। अब देखेंगे, ये मैंने एक मिसाल दिया। रेंज क्या होती है? रेंज वो वैल्यूज़ होती हैं जिन पर फंक्शन जाके एलिमेंट्स को मैप करा देता है। ये देखें, ये सेट में हमारे पास 1 2 3 4 5 है, ए बी सी डी है। ठीक है, ए जो है वो 1 के साथ मैप, बी जो है 2 के साथ, सी जो है वो 3 के साथ, डी जो है वो 4 के साथ। ये 5 बच गया है। इधर इस सेट में अगर कोई एलिमेंट्स बच जाए तो वो फंक्शन ही रहेगा, इसका कोई मसला नहीं, लेकिन इधर नहीं बचना चाहिए, इधर नहीं कोई बचना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा सेट जो, अगर हम 5 को इंक्लूड करें तो ये पूरा सेट हमारे पास कोड डोमेन होगा। ठीक है, कोड डोमेन के पास हमारे पास 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो इसमें सेट में मौजूद हैं। लेकिन रेंज इसका सबसेट होती है हमेशा। रेंज जो है वो हमारे पास देखें कि जिन एलिमेंट्स पर एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं ना, वो रेंज में आएंगे 1 2 3 4। सिर्फ रेंज में ये एलिमेंट्स 1 2 3 4 आएंगे, रेंज में 1 2 3 और 4 आएंगे, 5 नहीं आएगा। 5 सिर्फ कोड डोमेन में आएगा। ये देखें, अब रेंज हमेशा कोड डोमेन का सबसेट होती है, तो ये देखें रेंज जो है वो, जारी बात है, ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, तो रेंज इसका सबसेट होगी। ठीक है, तो अगर ये पूरा भी चला जाए, ये पूरा भी चला जाए, मतलब कोई एलिमेंट सी जो था वो आगे 5 से भी मैप हो जाए, तो हम फिर बोल देते हैं कि कोड डोमेन और रेंज जो है वो दोनों बराबर हो गई हैं। ठीक है, अगर 5 जो है वो भी मैप हो जाता किसी से, तो हम बोल देते कि ये भाई हमारा जो है कोड डोमेन और रेंज बराबर हो गई है। और हर सेट अपने आपका तो सबसेट होता है, तो रेंज जब कोड डोमेन के बराबर होगी तो वो सबसेट भी ज़रूर होगा। अब हम देखते हैं कि डोमेन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। एक तरीका है सेट बिल्डर नोटेशन का, कि जिस तरह हम सेट को नोटेशन में, बिल्डर नोटेशन में करते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग, कोई रूल डिफाइन कर देते हैं जो हम पीछे पढ़ के हैं पहले लेक्चर में, कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं है। अब इसमें दूसरी है इंटरवल नोटेशन। इंटरवल नोटेशन में हम डोमेन को किस तरह ज़ाहिर करेंगे, ये भी हम पहले पढ़ के आए हुए हैं कि -1 और 5 है अगर ओपन इंटरवल, तो देखें कि -1 और 5 के सारे दरमियान वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, सिवाय -1 और 5 के। इन पर देखें कि हमने ओपन सर्कल छोड़े हुए हैं। -1 5 ये हमारे पास बड़ी ब्रैकेट्स हैं, क्लोज्ड इंटरवल हैं, तो इनमें जो है वो -1 और 5 दोनों शामिल हो जाएंगे और इनके दरमियान वाले एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। ये देखें, मैंने फील्ड सर्कल इनको दिखा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 से लेकर -इन्फिनिटी तक, यानी 2 और इससे छोटे सारे नंबर। ये देखें 2 इसमें शामिल है, बड़ी ब्रैकेट लगी हुई है, इसको मैंने फील्ड सर्कल बना दिया, और इस तरफ वाले -इन्फिनिटी तक सारे एलिमेंट्स। ठीक है, इस इंटरवल का ये मतलब है। कुछ होते हैं मिक्स्ड इंटरवल्स। ये देखें कि हमारे पास ये सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए इंटरवल है, लेकिन इसमें 0 नहीं मौजूद। 0 पर हमने ओपन ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, ये हमने दोनों को यूनियन में लिखा हुआ है। ये हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं सिवाय 0 के, ये हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर्स हैं सिवाय 0 के। तो जब हम इनका यूनियन करेंगे तो ये हमारे पास ऑल रियल नंबर्स बन जाएंगे, इसको हम मिक्स्ड इंटरवल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन ऑफ कॉमन फंक्शंस। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनकी डोमेन्स हमें पता होती है, कोई उनकी प्रॉब्लम नहीं होती। जिस तरह के पोलिनोमियल्स हैं, पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं, जिस तरह हमने पोलिनोमियल्स के बारे में आपको बहुत सारा पता होगा, पीछे पढ़ के हैं। पोलिनोमियल फंक्शंस की डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर होती है, उसमें आप कोई भी एलिमेंट डाल दें वो ना कभी अनडिफाइन होगा और ना कभी कम्प्लेक्स बनेगा, सारे रियल नंबर आप उसमें डाल सकते हैं। रैशनल में हमारे पास आपने क्या करना होता है कि जो बटे में है ना, बटे में ये देखें, बटा जो है वो डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप उसके अलावा तमाम नंबर्स डाल सकते हैं, लेकिन 0 जो है वो बटे में नहीं आना चाहिए। ये देखें, हमारे पास फंक्शन है, तो इसमें हम +2 नहीं पुट कर सकते। +2 पुट करेंगे, ये 2 - 2 0 हुआ, 3/0 हमारा अनडिफाइन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि डोमेन में हम सारे रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर डाल सकते हैं, नेगेटिव रियल नंबर भी डाल सकते हैं सिवाय 2 के। ये देखें 2 पे हमने ओपन ब्रैकेट्स डाल दी हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन के क्या होता है कि इसमें जो रेडिकल के अंदर चीज़ होती है ना, वो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर वो लेस दैन 0 होगी तो वो तो कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा।
ठीक है। अंडर रूट के नीचे माइनस साइन नहीं आना चाहिए, वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमारे पास एक फंक्शन है x-1 ऊपर स्क्वायर रूट, तो इसकी डोमेन हमारी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे पॉजिटिव रियल नंबर 1 भी इंक्लूड होगा। 1 भी इसमें डाल सकते हैं क्योंकि 1 - 1 0 होगा और 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, ठीक है, माइनस में नहीं जाता, तो इसलिए ये 1 भी आएगा और सारे पॉजिटिव नंबर अप टू इन्फिनिटी तक। लॉग फंक्शन है हमारे पास, इसमें जो आर्गूमेंट है ना वो 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आर्गूमेंट क्या होता है, ये वाली चीज़ एक्स वाली चीज़ जो होती है वो आर्गूमेंट होती है। ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ये एक फंक्शन है तो डोमेन इसकी हो जाएगी 4 से बड़े, ठीक है। 4 खुद नहीं शामिल होगा क्योंकि आप पूरा 4 डालेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो 0 से बड़े होने चाहिए। तो डोमेन हमारी 4 होनी चाहिए, 4 से थोड़ी बड़ी, ठीक है। 4 शामिल नहीं है, 4.1 डाल सकते हैं, 4.2 डाल सकते हैं, इस तरह अप टू पॉजिटिव नंबर सारे इन्फिनिटी तक, ठीक है, डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो ये देखें, अगर हम ये इस चीज़ को भी 0 कर दें तो इसका मैक्सिमम जवाब +2 आएगा। इसका बल्कि मिनिमम जो हमारे पास आउटपुट आएगी ना, अगर ये चीज़ 0 भी हो जाए तो हमारे पास ये +2 तो हमेशा रहेगा। तो इसका मतलब है कि इसकी मिनिमम आउटपुट हमेशा 0 ही 2 रहेगी, 0 कभी भी नहीं होगा। ये रेंज इसकी तो +2 हमेशा रहेगी, क्योंकि देखेंगे ये चीज़ अगर 0 हो भी जाए, ठीक है, तो ये +2 इसके साथ है, तो इसका मतलब है कि इसकी रेंज जो है वो +2, यानी कि ये क्लोज ब्रैकेट आएगी 2 पे, क्योंकि 2 तो इसका आंसर आ सकता है ना। तो 2 से लेकर पॉजिटिव नंबर सारे इसकी रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कुछ एक और एग्जांपल है, 4 - 2x स्क्वायर रूट +5। इसकी डोमेन हमारे पास हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि -2x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया कि x जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 2, यानी कि डोमेन हमारे पास 2 शामिल होगा और 2 से छोटे जितने भी नंबर हैं माइनस इन्फिनिटी तक वो आप इसमें डाल सकते हैं एज ए रेंज के डोमेन के तौर पर आप 2 और 2 से छोटे नंबर माइनस इन्फिनिटी तक इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करें यहाँ पे सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू रेंज के लिए, हम सबसे पहले मिनिमम वैल्यू देखते हैं, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो मिनिमम वैल्यू इसकी +5 आएगी। ये चीज़ 0 भी हो जाए तो हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो 5 ज़रूर आएगी। तो ये 5 इसमें इंक्लूड होगा, 5 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक बाकी सारे पॉजिटिव रियल नंबर इसकी रेंज में आएंगे, ठीक है। अब हम डोमेन और रेंज की देखते हैं क्या एप्लीकेशंस है, फिजिक्स में देखते हैं। हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, ये फंक्शन ऑफ टाइम है। टाइम के साथ साथ हाइट जो है वो कम ज़्यादा होती है, तो इसकी डोमेन जो है वो 0 हाइट से लेकर टाइम ऑफ लैंडिंग तक 0 टाइम से लेकर टाइम ऑफ लैंडिंग तक इसकी डोमेन होगी। और रेंज इसकी जो है वो हाइट में आती है, तो हाइट इसकी 0 से लेकर मैक्सिमम हाइट तक आएगी, ठीक है। तो इकनॉमिक्स में होती है प्रॉफिट एज ए फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी। तो इसमें प्रोडक्शन क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि जो कोई भी चीज़ हम अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो ज़ाहिरी बात है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही होगी। कभी भी माइनस में तो प्रोडक्शन नहीं होती ना, फिर उसको प्रोडक्शन ही कैसे बोलेंगे। तो डोमेन इसकी जो है वो क्यू होगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और रेंज इसकी फ्रॉम लॉसेस टू मैक्सिमम प्रॉफिट। रेंज इसकी लॉस भी हो सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। बायोलॉजी में हमारे पास पॉपुलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो टी हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, और रेंज जो है वो इनिशियल साइज़ किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस का इनिशियल साइज और अप टू अपवर्ड वो चलता जाएगा जिस तरह वो ग्रोथ होगी, ग्रोथ फंक्शन के हिसाब से, ठीक है। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है इनको तैयार करने में। वो जो LMS वाले लेक्चर्स हैं उनमें चीज़ों को देख के फिर यहाँ पे चीज़ को स्किप भी नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो आप यही कर सकते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।